शुभ संध्या। मैं डॉक्टर शालिनी सलोनी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र में के 16 अगस्त 2026 दिन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच सद्भावना को प्रोत्साहन करना होता है। तो आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सबों को आज के वक्ता से परिचय कराती हूँ। आज के इस विशिष्ट वेबिनार में हमारे बीच एक व्यक्तित्व का सानिध्य है जिन्होंने समर्पण, शोध, शिक्षण एवं नैदानिक अनुभव के माध्यम से होम्योपैथी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। मैं अत्यंत गर्व और सम्मान के साथ परिचित कराना चाहूंगी डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा का। डॉक्टर शर्मा ने BSc, BHMS, MBBS, MD होम्योपैथी जैसे उच्च शैक्षणिक योग्यताओं के साथ चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमा इन होम्योपैथी लंदन, होम्योपैथिक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन UK, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर UK तथा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जैसे उच्च उपाधियां अर्जित कर होम्योपैथी को वैश्विक मंच पर सशक्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। वे दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रिविलेज एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं तथा होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन एवं इंडियन मेडिको लीगल एथिक्स एसोसिएशन के आजीवन सदस्य हैं। डॉक्टर शर्मा अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। उन्हें चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में हनीमेनियन होम्योपैथिक संदेश, एक पीर रिव्यू जर्नल का संपादन कर रहे हैं, जिससे शोधपरक चिंतन एवं वैज्ञानिक संवाद को नई दिशा मिल रही है। उन्होंने अनेक शोध पत्र, लेख, केस प्रेजेंटेशन तथा पुस्तकों का लेखन कर अकादमिक जगत को समृद्ध किया है। वर्तमान में होम्योक्योर रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैभव होम्योपैथिक फार्मा तथा स्पार्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, जहां क्लिनिकल उत्कृष्टता और अनुसंधान का समन्वित कार्य हो रहा है। निश्चित रूप से आज का यह वेबिनार हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं शोधपरक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए आज हम सब हृदय से स्वागत करें डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा का। और अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा परिचय दे दिया। इतना बड़ा मैं नहीं हूँ, छोटा सा एक सेवक हूँ होम्योपैथी जगत का, और अपनी एक सैनिक की भूमिका जो मेरी है वो मैं निभा रहा हूँ। और अभी पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हैं, शायद 2 या 3 ही लोग हम लोगों के अलावा जुड़े हुए हैं। फिर भी एक बैकग्राउंड से मैं स्टार्ट करता हूँ, पार्टिसिपेंट बढ़ते जाएंगे, मैं उनको रिवाइज करा दूंगा। मुझे शेयरिंग अलाउ करिए ताकि मैं शेयरिंग कर दूँ। क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो गई है? ये सब विजिबल है अभी। ठीक है, आप मैं स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा लीक से हटके मैं बात करना चाहूंगा कि अभी तक जो हमने मास्टर हनीमैन साहब के जो व्याख्यान है हमारे पास, कि मियाज्म किस तरह से हमें उनको डिफाइन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक बड़ा डिस्प्यूटेड सा
चैप्टर है। तो मियाज्म को हनीमैन साहब को रेस्पेक्ट देते हुए उन्हीं के शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल करके उसको मैं व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, और इन मियाज्मेटिक एनालिसिस के बेस पर क्रोनिक डिजीज को मैं डिफाइन करूंगा। और क्रोनिक डिजीज को जब मैं डिफाइन कर पाऊंगा, फिर मैं उनका मैनिफेस्टेशन, उनका कैसे क्योर संभव है, और किन किन ऑथर्स ने, क्लार्क साहब ने, बोरिक साहब ने किस तरीके से हमें आगे गाइड किया हुआ है अपनी बुक्स में, उनको मैं आपके सम्मुख रखूंगा। और उसके बाद मैं आ जाऊंगा धीरे से कैसे केस एनालिसिस करना है, कैसे हमें सिमिलम तक पहुंचना है, रेमेडी हमें कैसे ढूंढनी है जो हमारा मिरेकुलस क्योर हमें रोज देखने को मिले। प्लस उसके बाद हम जाएंगे मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में, कि हम मेडिको लीगली हम कहाँ कहाँ फंस सकते हैं इन सबको डायग्नोसिस वगैरह बनाते हुए। तो हनीमैन साहब का सबसे पहला जो फिलॉसफी थी कि व्हाट इज क्यूरेबल इन डिजीज एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, हमें दो पॉइंट जरूर याद रखने हैं। हनीमैन साहब ने कहा था कि कोई भी बीमारी, कोई भी पेशेंट हमारे सामने आता है, कोई भी इंडिविजुअल, सिक इंडिविजुअल हमारे सामने आता है, तो उसके अंदर क्या है जो हमें ट्रीट करना है, उसके अंदर क्यूरेबल क्या है और कितना क्यूरेबल है, वो हमें नॉलेज होनी चाहिए। प्लस हमारी कौन सी मेडिसिन हैं जिनमें कौन कौन सी क्यूरेटिव पावर्स हैं, व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, जो सेलेक्टेड रेमेडी उसको हम अप्लाई करें और वो पेशेंट को क्योर कर दे। तो व्हाट इज क्यूरेबल इन डिजीज एंड व्हाट इज क्यूरेटिव इन रेमेडी, जब दोनों ही सिमिलम के मैच करेंगे तभी हमारा मिरेकुलस क्योर सामने आएगा। इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसमें मैं आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से चलूंगा। सबसे पहले मैं जीन्स से डिस्कस करूंगा, फिर जीन्स को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, जिन्हें हम इपीजीनोम बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा डीएनए, जो हमारा जीन है, उसको कंट्रोल करने वाला हमारा इपीजीनोम, जो जीन को प्रभावित करता है। इपीजीनोम जिसको रेगुलेट करते हैं वो क्या चीज होगी, बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस, हार्मोनल रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोफिजिकल रिएक्शंस, इन गाइडेंस ऑफ मियाज्म, जितने भी हमारी इपीजीनोम को अफेक्ट करने वाली जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, सारी की सारी मियाज्म के साथ इंटीग्रेटेड रहती हैं। मियाज्म क्या करते हैं वहां पर, एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। कैटलिस्ट किस तरह का, टेम्परेरी कैटलिस्ट, जो बाई डायरेक्शनल जो रिएक्शंस को प्रभावित करता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। एक कैटलिस्ट जो रिएक्शंस को केवल बढ़ा ही सकता है, एक वो कैटलिस्ट जो रिएक्शंस को इतना घटा देता है कि रिएक्शंस बंद हो जाती है या नेगेटिव चली जाती है। इस और फिर इनके मिक्स जो भी हो गए, तो ये इसको मैं मियाज में डिफाइन करूंगा। इसके बाद फिर हमारा अगला जो इसका स्टेप आता है वह है बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज। जब हमारी जीन्स हो गए जो हमारी एक प्रीडिस्पोजिशन को, हमारे करेक्टरिस्टिक्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी डिफाइन करते हैं, उनको कंट्रोल करने वाले ईपीजीनोम्स। ईपीजीनोम को कंट्रोल करने के ऊपर क्या आ गया, बायोकेमिकल रिएक्शन इंटीग्रेटेड विद कैटलिस्ट विच इज मियाज्म। और इनके ऊपर फिर क्या आ गया, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, जो हमारे पैथोलॉजी को डिफाइन करेंगे, जो सिक हो जाते हैं। इसके बाद उनका मैनिफेस्टेशन, जब ये ऊपर वाली जो फोर्थ लेयर जब हमारी डिस्टर्ब होती है, पैथोलॉजिकल में जाती है, ऑर्गन्स वाली या टिश्यू वाली, वो सिम्टम प्रोड्यूस करती है। सिम्टम में हमारे मेंटल सिम्टम एंड फिजिकल सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हम क्या, जो एक डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर हो या कोई सा भी डॉक्टर हो, क्या देखेगा, सबसे पहले वो सिम्टम्स देखता है, हमारी करेक्टरिस्टिक्स को देखता है, हमारे बिहेवियर को देखता है, हमारे जनरल्स को देखता है। तो वो क्या कह, या डिजीज के सिम्टम्स को देखता है। तो हमारी टॉप लेयर होती है बाहर की लेयर, जो हम देख पाते हैं। उसके नीचे रन कर रही होती है हमारी ऑर्गन्स, रन कर रहे होते हैं, टिश्यूज रन कर रहे होते हैं, जो कि सिक होते हैं, जहां पैथोलॉजी रन करती है, जहां डायग्नोसिस वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, डिजीज जहां पर होती है। उसके नीचे क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन इंटीग्रेटेड विद मियाज्म। उसके नीचे क्या होता है, ईपीजीनोम, जो ईपीजीनोम हमारा हमारे इन रिएक्शन से सफर करता है और हमारे जीन्स को गाइड कर देता है, और जीन्स अकॉर्डिंगली बिहेवियर करने लगते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो जाता है। तो दिस इज होम्योपैथी, जो हम इसको इस तरह से हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखेंगे। तो इसको मैं बोलूंगा एक पिरामिडल मॉडल। कैसे, क्रोनिक डिजीज अपने आप से तो नहीं होती, किसी एक ऑर्गन में होगी तो सडनली अपीयर नहीं होती, धीरे धीरे डेवलप होती है। एक इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी होती है, ये भी हनीमैन साहब का ही कंसेप्ट है, ससेप्टिबिलिटी, इंडिस्पोजिशंस। ये सारी की सारी जो बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपनी टेंडेंसीज हैं, क्वालिटीज हैं, इनसे हमें डिजीजेस मिलती हैं। तो ये जेनेटिक इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी मीन्स जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो हमारी फर्स्ट लेयर है, जीन्स, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन होता है, हमारा जीवत्व जिनसे हमारा प्रदर्शित होता है, वो हमारी सबसे पहले कंडीशन आती है। तो हनीमैन साहब के वर्ड्स हैं ससेप्टिबिलिटी, फिर हमारी जीन की बात हो रही है। फिर सेम ऐसी करते करते हमारा अलग अलग लेयर्स में ये सब डिफाइन होगा, जो मैंने अभी डिफाइन की। फिर मियाज्मेटिक डायग्नोसिस करेंगे,
कि जो हमारी थर्ड लेयर आई, जहां पर हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस, हार्मोनल रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शंस और मियास्मेटिक कैटालिसिस के बीच में जो हमारा इंटीग्रेशन है, फिर हम उस डिस्टर्बेंस को देखेंगे। फिर हमारा पीआईडी क्या बन जाता है, जीन्स, उनका रेगुलेशन करने वाले एपीजीनोम्स, उसके ऊपर बायोकेमिस्ट्री जो मियाज्म के साथ चलती है, फिर टिश्यूज, ऑर्गन्स, और वो टिश्यूज क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिम्टम्स जो हमें विजिबल होंगे, हमें केवल सिम्टम्स ही विजिबल होते हैं। यानी जो हमारी एक लेयर जीन की हो गई, फिर ऊपर रेगुलेशन की हो गई एपीजीनोम की, फिर बायोकेमिकल रिएक्शन विद मियाज्मेटिक कन्फ्लिक्ट्स, फिर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, और फिर सिम्टम, यानी 5 लेयर बन गई। तो हमें 5वीं लेयर ही दिखाई दे रही होती है। और चौथी लेयर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस और केस स्टडी से हम टिश्यू लेवल तक जाते हैं, जहाँ पैथोलॉजी डिफाइन करते हैं, डिजीज डिफाइन करते हैं। फिर हम उसके कॉजेस तक जाते हैं, थर्ड लेयर तक, जहां पर हमें बायोकेमिकल एनालिसिस मिलता है, कोई उसकी फिजियोलॉजी मिलती है। फिर उसका हम मियाज्म ढूंढते हैं, हमें भी थर्ड लेयर तक है। फिर हम एपिजीनोम तक जाएंगे, फिर हम जीन्स तक। ये एक पिरामिड आप देखिए, इसमें इसमें आपको दिखाई देगा सबसे पहले जेनेटिक फाउंडेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनहेरिटेड मिला है, कि ये तो हमारा जन्म ही ऐसे जीन के साथ हुआ है कि हमें ऐसा ही बनना था, हमें काला बनना था, गोरा बनना था, लंबा बनना था, छोटा बनना था, कौन सी हमें जाति का बनना था, या किस तरह का नेचर हमारा बनना था, हमारा मेंटल मेकअप कैसा बनना था, फिजिकल बिल्ड कैसा होना था, ससेप्टिबिलिटी किस टाइप की बननी थी, ये जेनेटिक फाउंडेशन हमारा डिफाइन करेगी। तो लेयर 1 सबसे नीचे देखेंगे, जेनेटिक फाउंडेशन। इसके बाद आ गई इपीजेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेयर, जिसमें कि हमारे इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेड्स, जितना भी हमारी इनहेरिटेंस है जो हमारे जीन्स के साथ आई है वो, प्लस ऐसे चीजें जो हमारे एपिजीनोम को अफेक्ट डालती हैं, जैसे एनवायरनमेंट, डिजीजेस, स्टिमुलेंट्स, ट्रिगर्स, इंजरीज, ट्रॉमास, इन्फेक्शंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब इतना डीप अक्सर हमारे ऊपर असर कर जाते हैं, कई बार हमारा एपिजीनोम ही डिस्टर्ब हो जाता है, फिर हमारा जीन्स सबको डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद हमारी अगली लेयर आ गई मियाज्मेटिक एंड बायोकेमिकल लेयर, जो मैंने अभी बताया था। उसके ऊपर ऑर्गन एंड टिश्यू लेयर, जिसमें हम पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा सकते हैं क्या डिजीज है। फिर क्लिनिकल एक्सप्रेशन, जो सिम्टम्स एंड डिजीजेस, साइन एंड सिम्टम प्लस डिजीजेस, जो हमें क्लिनिकल एक्सप्रेशन दिखाई देगा। ये 5 लेयर का मैंने एक पिरामिडल डायग्नोसिस का एक बनाया है, जो एक मेरी हाइपोथेसिस है। तो इसमें जीन से ऊपर को बढ़ेगी तो मैनिफेस्टेशंस की तरफ जाएंगे, कि नीचे जीन था, ऊपर हमें दिखाई देना शुरू होगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, फिर हमें पिक्चर दिखाई देगी पेशेंट की। या ऊपर से नीचे आएंगे तो पेशेंट के जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हुए उसकी इनहेरिटेंस तक जा सकते हैं, कि उसकी इनहेरिटेंस क्या थी। अब मियास्मेटिक लेयर कंसेप्ट में मैंने इस चीज को पूरा डिफाइन कर दिया, इसको एक टेबल में मैंने दिखाने की कोशिश की है, इसको मैं रिवाइज नहीं करा रहा। लेकिन जेनेटिक्स में हमें क्या देखेंगे, व्हाट इनहेरिटेड टेंडेंसीज एग्जिस्ट, हमें जन्म से क्या मिला है, वंशानुगत रूप से हमें क्या मिला है, क्या टेंडेंसी मिली है, ससेप्टिबिलिटी क्या मिली। फिर इपीजेनेटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये टेंडेंसी कितनी, कैसे और कहाँ और क्यों, कैसे एक्टिवेट हो गई, मतलब क्यों हम बीमार पड़ने लगे, ये टेंडेंसी आई कहाँ से। तो इसके लिए हमें कोई कॉजा ऑकेजनलिस मेंटेनिंग कॉज जो भी हमारे सामने आएगा। फिर मियाज्मेटिक एंड बायोकेमिकल लेयर, कौन सा मियाज्म डोमिनेट कर रहा है, सिंगल मियाज्म या कॉम्प्लेक्स मियाज्म से कई सारे मियाज्म मिलकर डोमिनेट कर रहे हैं, जो हमारी पूरी बायोकेमिस्ट्री को अल्टर कर रहे हैं, जिससे कि डिफरेंट टाइप की डिजीजेस डेवलप हो रहे हैं। और वो डिजीजेस कहाँ मैनिफेस्टेशन होगा उनका, ऑर्गन एंड टिश्यू लेयर में, कौन सा ऑर्गन और कितना अफेक्ट हो रहा है और किस टाइप से अफेक्ट हो रहा है। फिर उसके जब ऑर्गन अफेक्ट होगा सिम्टम्स देंगे, तो सिम्टम कहाँ से आएंगे, क्लिनिकल एक्सप्रेशन, कि कौन कौन से सिम्टम हमें विजिबल हैं, उनको हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो हनीमन साहब का कितना बढ़िया आइडिया था कि अगर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम सही से निकालते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस कर लेते हैं, सारे सिम्टम्स को होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम एनालाइज करते हैं, तो हमें 5वीं लेयर क्लिनिकल एक्सप्रेशन अगर सही मिल गई, तो हम जेनेटिक लेयर तक उसको इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोस कर सकते हैं। तो पहली लेयर में चलें, इसमें जेनेटिक फाउंडेशन है, इसमें डीप इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी है, कि जन्म से ही हमें इनहेरिटेड, मतलब एक हेरिटेंस है, हमारी वंशानुगत ससेप्टिबिलिटी, उसके लिए हम सेंसिटिव हैं किसी चीज को लेने के लिए लायबल हैं। फिर हमारी फैमिली टेंडेंसी उसी चीज के लिए, जैसे का एग्जाम्पल एलर्जी, ओबेसिटी, कैंसर, डिजनरेशन, डोज एटसेट्रा, कोई बहुत सारे हो सकते हैं। और यही हमारी जो फर्स्ट लेयर है जेनेटिक फाउंडेशन, यही डिटरमिन करेगी कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का बनेगा और किस किस चीज से प्रभावित होगा और किस टाइप की सिकनेस इलनेस हमारे अंदर आएगी। तो इसमें क्या क्या मिलेगा, डीएनए में म्यूटेशंस हो जाएंगे जो हमें बीमार करेंगे, कैसे ऑन्कोजीन्स जो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, डीएनए डैमेज, जो हमारे डेली रूटीन में डीएनए डैमेज होता रहता है, वो कई बार रिपेयर ही नहीं हो पाता है। जब रिपेयर नहीं होगा तो परमानेंट डिसेबिलिटीज आएंगी। और रिपेयर हो गया, नॉर्मल रिपेयर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रिकवरी हो गई, रिस्टोर हो गए हेल्थ के लिए।
अगर रिकवरी डीएनए रिपेयर में कोई इरेगुलरिटी आ गई, सही से रिपेयर नहीं हुआ, गलत रिपेयर हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया, तो हमारा कंस्टिट्यूशन चेंज होगा, परमानेंट डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीज डेवलप हो जाएंगी, जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली डिजीजेस भी आ जाएंगी। साथ में माइट्रोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट्स, जो हमारे माइट्रोकॉन्ड्रियाज हैं वही डिफेक्टिव हो गए अगर, तो हमारा फिर म्यूटेशन हो जाएगा और हमें ऐसी डिजीजेस डेवलप होंगी जो लगभग इनक्योरेबल होंगी। यहाँ तक केवल होम्योपैथी ही पहुंच पाएगी, हम किसी दूसरी पैथी में यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। डीएनए का मिथाइलेशन हो जाएगा, हिस्टोन मॉडिफिकेशन होगा, ये सारे हमारे जीन लेवल पर काम हो रहा है, तो ये हमें सिक भी कर सकता है और हमें क्योर भी कर सकता है। अगली लेयर में देखें इपीजेनेटिक लेयर, तो एनवायरनमेंट जो हमारा है वो इफेक्ट डालेगा हमारे ऊपर, तो उससे क्या होगा, हमारी टेंडेंसी एक्टिवेट होगी। कौन सी टेंडेंसी? इनहेरिटेड टेंडेंसी, जो हमारी वंशानुगत, जो हमारी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी है, टेंडेंसी है, नेचर है, वो हमारा डेवलप हो जाएगा। उसकी वजह से डीएनए का मिथाइलेशन, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन और माइक्रो आरएनए का जो हमारा डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन है, वो अफेक्टेड हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और हमें बीमारियां पैदा होंगी। ट्रिगर्स कौन कौन से होंगे इसके इपिजीनोम को टच करने वाले? सबसे पहले सप्रेशंस, स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, मालन्यूट्रिशन, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, रेडिएशंस, तमाम सारी चीजें हमारे पास ऐसी इंजरीज जो हमें इस लेवल पर अफेक्ट डाल सकते हैं कि हमारा एपीजेनेटिक लेयर या एपीजीनोम हमारा अफेक्टेड हो गया, जो हमारे जीन्स में ही अफेक्ट डाल देगा और हमें परमानेंट बीमारी आ जाएंगी या लंबी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया? जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमारे अंदर थी प्लस ट्रिगर, किसी ने ट्रिगर किया और एक म्याज में एक्टिवेटेड होगा। अब कौन सा म्याज में एक्टिवेट होगा ये थर्ड लेयर में हम पढ़ेंगे। तो क्या मिलेगा? डीएनए का मिथाइलेशन चेंज हुआ, हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हो गया और साथ में इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन जो हमारे पहले से बॉडी में था, टेंडेंसी थी, वो टेंडेंसी हमारी एक्टिवेटेड हो गई, जो हिडन पड़ी थी वो जागृत हो गई, हमारे जीन्स, सुषुप्त जीन जो थे वो एक्टिव हो गए और हमें रिसेसिव जीन एक्टिव जीन्स में कन्वर्ट हुए और बीमारी। थर्ड लेयर में देखें तो ये मियाजमेटिक एंड बायोकेमिकल लेयर की जो मैंने बात की, इसमें हमारे 5 म्याज मेनली मैं डिस्कस करूंगा। होने को इन्फिनिट म्याज बन सकते हैं, क्योंकि हमारे जो 3 फंडामेंटल म्याज में इनके सबके कॉम्बिनेशंस और उन कॉम्बिनेशंस के भी कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते चले जाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो बेसिक म्याज 16, तो 16 में क्या रहता है? डेफिशिएंसी क्रिएट करना और हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट करना। किसी चीज को कम कर देगा या उसको हाइपर सेंसिटिव कर देगा, तो उससे क्या होगा, सारी की सारी पिक्चर हमारी बॉडी की डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कोई एंजाइम कम कर देगा, कोई हार्मोन कम कर देगा, या किसी हार्मोन या एंजाइम के लिए किसी बॉडी के रिसेप्टर को हाइपर सेंसिटिव कर देगा, तो उससे इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। साइकोसिस क्या करेगा? ये रिटेंशन है, कलेक्ट करने की, ये बहुत ग्रीडी मियाज में होता है, ये अपने पास इकट्ठा करता रहता है, खर्च नहीं करता। तो क्या करेगा? रिटेंशन, रोक लेगा, फिर क्या करेगा? इकट्ठा करके ओवर ग्रोथ करेगा। ये साइकोटिक मियाज में। सिफिलिस क्या करेगा? फिर डिस्ट्रक्शन, ये बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट होता है, ये डिस्ट्रक्शन करेगा, सारा खर्च कर देगा, डिजेनरेट कर देगा, नष्ट कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। दिस इज सिफिलिस। ट्यूबरकुलर 16 सिफिलिस के मिलने से बन गया। तो क्या करेगा? इसमें एक चीज मिलती है, चेंजेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। ट्यूबरकुलर में आदमी सबसे बड़ी जो सिम्टम होता है चेंजेबल सिम्टम्स, ये अभी ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। तो इसमें जितने भी बाइपोलर डिसऑर्डर से स्टार्ट करके आप ट्यूबरक्लोसिस से लेके और पता नहीं कितने डायबिटीज से लेकर जो थायराइड के डिसऑर्डर से, ये डिसऑर्डर, ये सारे जो फ्लक्चुएट करते हैं कि कभी चीज कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, एक साथ नहीं रहती, एक सी नहीं रहती। तो चेंजेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, आज ये हुआ कल वो हुआ, या हाइपर एक्टिविटी हुई फिर एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए एकदम से, फिर हाइपर एक्टिव हो गए, फिर एकदम से एग्जॉस्ट हो गए। ये ट्यूबरकुलर मियाज की पहचान होती है। फिर कैंसरस मियाज जो तीनों मियाज के मिलने से बनता है, ओवर कंट्रोल देन कोलैप्स। ये क्या करेगा? बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको ओवर कंट्रोल कर लेगा, अपने पावर में ले लेगा। तो क्या होगा? सारी के सारी रिएक्शंस ऑटोनोमस चलने लगेंगे। फिर वो हमारे हाथ में नहीं रहते, नेचर के हाथ में नहीं रहते, वो ऑटोनोमस कुछ भी होता रहता है, एक कुछ भी कोई रिएक्शन हो जाएगी, कोई भी रिएक्शन जो नहीं चाहिए वो होगी। फिर क्या होगा? ओवर रिएक्शन से क्या होगा? एग्जॉशन हो जाएगा और कोलैप्स और डेथ हो जाएगी। तो ये कैंसर की की पहचान होगी। तो हम कैसे देखेंगे? सोरा क्या करेगा? हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस के कोई सिर पैर नहीं होते। इसे बोलते हैं मेंटल इच, फिजिकल इच, जो भी कुछ डिस्टर्बेंस, स्लाइट डिस्टर्बेंस जो थोड़ा डिसबैलेंस करके छोड़ देता है। साइकोसिस में जाएंगे तो हाइपर प्रोलिफरेशन हो गया, कलेक्शंस ओवर ग्रोथ हो गए। सिफिलिस में जाएंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यूज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिएक्शंस। और कैंसर मियाज में जाएंगे तो ये जीनोम तक जाके इनस्टेबिलिटी कर देगा और सारी की सारी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी। अनकंट्रोल्ड ओवर ग्रोथ, जो भी जितनी भी अनवांटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आर कैंसर। तो ये कैंसर मियाज इसका इसीलिए नाम पड़ा।
ये सब मिलकर हमें क्या करेंगे, मेटाबॉलिक एंड इम्यून डिसरेगुलेशन, जो मेटाबॉलिज्म है हमारा बॉडी का, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, हमारा जीनोम है, इपिजीनोम है, सारा का सारा हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो ये सारे सारे मैनिफेस्टेशन हमें टिश्यू लेवल में चले जाएंगे, जिनसे हमारी ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे। सोरा क्या करता है, हिस्टामिन बढ़ा दिया इसने, खुजली हो गई, हाइपर रिएक्टिव नर्वस सिस्टम कर दिया, एंजाइटी हो गई, नर्वसनेस हो गई, ट्रिमर्स हो गए, ये तमाम सारे सिम्टम, घबराहट हो गई, बेचैनी हो गई, सब हो गई, सोरा। एलर्जीज करेगा, इचिंग करेगा, एसिडिटी करेगा, एंजाइटी कर देगा, ये सब सोरा के सिम्टम्स हैं। और होगा क्या, एड्रिनल ग्लैंड को इतना, जो स्ट्रेस ग्लैंड है हमारी बॉडी की, इतना फटीग कर देगा कि वो कैटिकोलामिन्स को कम कर देगी और हमें जो है धीरे धीरे एडिसोनियन क्राइसिस की तरफ ले जाएगा, तो हमारी बॉडी में सोरिक सिम्टम डेवलप हो जाएगी। ऐसे शॉर्ट में चलेंगे तो समय कम है और लेक्चर ज्यादा है। साइकोसिस, हाइपर इंसुलिनिज्म, वाटर रिटेंशन, ये सब साइकोट कलेक्शन हो रहा है, इंसुलिन बढ़ गया, पानी इकट्ठा हो गया, ड्रॉप्सी हो गई, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हमारी बॉडी में, जो जब इन्फ्लेमेशन होता है साइटोकाइन सिक्रेट होते हैं, तो वो क्रोनिकली सिक्रेट हो गए, वो हट ही नहीं रहे, डिप्लीट नहीं हो रहे, तो क्या हो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चले आ रहे हैं, बड़े लंबे समय तक स्वेलिंग चली आ रही है, इन्फ्लेमेशन चले आ रहे हैं। फाइब्रोसिस हो गई, ओवर ग्रोथ हो गई, तो क्या होगा, वॉर्ड्स, फाइब्रॉइड्स, ओबेसिटी, थिक डिस्चार्जेस, टेनेसियस डिस्चार्जेस, ये सारे सारे साइटोटिक। सिफिलिस में आ जाइए, ऑक्सीडेटिव इंजरीज, ऑक्सीडेशन हो गया, इंजरी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा, लाइसोसोमल एक्टिविटी बढ़ गई, लाइसोसोम से एंजाइम निकले, उन्होंने अपनी सेल को नष्ट कर दिया, एपोप्टोसिस हो गया, अनकंट्रोल्ड तो क्या होगा, एपोप्टोसिस बढ़ गया, जो सेल डेथ है उसकी रेट बढ़ गई, अल्सरेशन हो जाएंगे, नेक्रोसिस है, डिजनरेशन है, और डीएनए रिपेयर जो होना चाहिए, डीएनए रिपेयर नहीं होगा। सोरा ने डिस्टर्ब कर दिया, इंजरी कर दी, साइकोसिस ने रिपेयर किया लेकिन उसमें और डिपोजिशन करके डीएनए का नेचर चेंज कर दिया, सिफिलिस ने क्या किया, रिपेयर ही नहीं होने दिया, और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया डीएनए। ट्यूबरकुलर में आएंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़ गया और बार बार इन्फ्लेमेशन होगा, कभी हो गया, कभी कम हो गया, कभी हो गया, ऐसी बेचैनी होगी, एग्जॉशन, फिर एंजाइटी, फिर बेचैनी, फिर जो है रेस्टलेसनेस के साथ साथ फिर एग्जॉशन हो गया, कोलैप्स हो गया, पड़े हुए हैं, उठा नहीं जा रहा, फिर काम में लग गए, कमजोरी आ गई, वेस्टिंग हो गई, बार बार सांस की बीमारियां आ रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ओवर एक्टिव हो गया, तो क्या करेगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होगा, ओवर एक्टिव होगा, एटीपी ज्यादा बनाएगा, हाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा अचानक, क्योंकि एटीपी कम हो जाएंगे, फिर कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ और मसल की वेस्टिंग हो गई, हमारा कैकेक्सिया स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे वीकनेस आ गई। अब कैंसर में आज तो शॉर्ट में देख लें, डीएनए रिपेयर नहीं हो पाया, डीएनए जो डेली हमारा खराब हो रहा था, इंजरी हो रही थी काम धाम में, वो नहीं हो पाया, और अपोप्टोसिस भी खूब सारा हो गया, फिर क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया, वार्बर इफेक्ट एंड इम्यून एग्जॉशन, इम्यूनिटी हमारी धीरे धीरे वीक होनी शुरू हुई, और वार्बर इफेक्ट क्या होता है, जो ग्लाइकोजेनेसिस हमारा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में होना चाहिए, वो इंस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होने के बावजूद होने लगता है, तो क्या होगा, जो रिएक्शन है हमारी अनकंट्रोल्ड हो गई, यानी ऑक्सीजन नहीं थी तब तो हो नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी हो रहा है, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो गई, बॉडी का सारा ग्लूकोज हमारा खराब करेगी, खत्म कर देगी, और हम धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बुरी तरह से मरने लगेंगे, कैकेक्सिया हो जाएगा, तो दिस इज ब्यूटी कैंसर में आज, तो मेलिग्नेंसी हो जाएगी और कई सारे मियाजमों का मिक्सचर स्टार्ट हो जाएगा और हमें कॉम्प्लेक्स डिजीज डेवलप हो जाएगा। अब 3 लेयर हमने डिस्कस कर ली मियाजमेटिक लेयर तक, अब अगली लेयर आती है टिश्यू और ऑर्गन वाली लेयर, तो इसमें क्या है, सोरा ने इरिटेशन किया, साइकोसिस ने फाइब्रोसिस ओवर ग्रोथ वगैरह कर दिया, सिफिलिस ने अल्सरेशन करा, डिस्ट्रक्शन कर दिया, ट्यूबरकुलर मियाज्म ने क्या किया, रिकरेंट इन्फ्लेमेशन, बार बार इन्फ्लेमेशन हो रहा है और फिर वेस्टिंग ऑफ द बॉडी हो रही है, फिर कैंसर ने क्या किया, उसको मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट कर दिया और ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया पूरी तरीके से बॉडी का, किसमें, मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन की, हमें अब मेटास्टासिस वगैरह स्टार्ट होकर हमारा डेथ की तरफ ले जा, तो एट दिस स्टेट द म्याज बिकम विजिबल इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स। अब जब ये ऑर्गन टिश्यू लेयर की हम बात करेंगे, तो जो थर्ड ईयर के म्याज में जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री डिफर की थी, वो सारे का सारे हमारे सिम्टम ऑर्गन्स में आ रहे हैं, और ऑर्गन के अंदर में पैथोलॉजी दिखाई देगी, हम बायोप्सी करेंगे तो, रेडियोलॉजी करेंगे तो, लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पैथोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, हर जगह हमें डिस्टर्बेंसेस दिखाई देंगे, इवन वो विजिबल काय में होंगे, हमारे स्कैन्स में भी विजिबल हो जाएंगे, कि बोन फ्रेजाइल हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, कहीं ट्यूमर डेवलप हो गया, कहीं कोई टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, स्प्लिनोमेगेली हो गई, कार्डियोमेगेली हो गई, कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेवलप हो गई, वॉल्व हमारे वेजिटेशन डेवलप हो गई, लीक कर गए हमारे वॉल्व, हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो गई, किडनी फेल हो गई, जो भी कुछ है, या क्रॉन डिजीज हो गई, ये सारे के सारे ऑर्गन्स में, आई में भी चले जाएं, हेयर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, पूरी स्किन में चले जाएं,
हर जगह की डिजीज हमें दिखाई शुरू हो जाएंगी। और ये सारे के सारे क्या होंगे, इन्फ्लेमेशन, डीजनरेशन, ग्रोथ, अल्सरेशन और मेलिग्नेंसी, इस तरह के सिम्टम हमारी बॉडी में डेवलप होंगे, जो हमें ऑर्गन टिश्यू में विद लेबोरेटरी एंड जो हमारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उससे हमें प्रूफ में मिलेंगे कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है। और इनके डिस्टर्बेंस, जो इनके पैथोलॉजी में स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस होने से पहले पहले इनकी जो क्राई है, इनकी जो परेशानी है, वो हमें सिम्टम्स एंड साइंस के रूप में हमें पहले ही दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और जब वो क्राई इतनी बढ़ जाएगी कि हमें बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगे पेशेंट को, तब हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी स्टार्ट। तो अब आगे पांचवी लेयर, क्लिनिकल एक्सप्रेशन, जो हमें दिखाई देगा। तो कहाँ से बीमारी शुरू हुई, जीन के लेवल से हमें कुछ डिस्टर्बेंस शुरू हुआ था, और होते होते जब तक ऑर्गन टिश्यू पार कर गया तब तो हमें दिखाई देना शुरू होता है, इतना बवाल होने के बाद। उस समय पहले पता ही नहीं होता, पेशेंट को भी नहीं पता होता। पेशेंट कब आता है, जब उसको कोई सिम्टम आता है तभी तो हमारे पास आता है, तब तक उसकी सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो चुकी है। तो हमें क्या दिखना है, सबसे पहले यही लेयर हमें दिखाई देगी, पेशेंट को भी, अटेंडेंट्स को भी, और सबसे ज्यादा हमें, क्योंकि हम उसके ज्ञानी हैं, हमें पहले पता चलता है कि इसके सिम्टम यही है। बहुत से सिम्टम को पेशेंट या उसके अटेंडेंट नॉर्मल मान लेते हैं, उसको अपने साथ मास्क कर लेते हैं या उसके साथ हैबिचुएट कर जाते हैं, हैबिट फॉर्मिंग अडेप्ट कर लेते हैं। वो सिम्टम्स हम ही पहचान पाएंगे। फिर क्या होगा, सिम्टम्स कई बार, डीप डायग्नोसिस के लिए सिम्टम कई बार पर्याप्त नहीं होते, कि हमने पूरी केस टेकिंग की तब भी हमें डिजीज डायग्नोसिस नहीं हो पाता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। तो सेम डिजीज नेम और कई बार सेम मियाज में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो गई, तो हो सकता है कि उसको ट्यूबरकुलर मियाज्मा हो, और नहीं भी हो सकता। कई बार पेशेंट को कैंसर है, कैंसर हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कैंसर मियाज्मा प्रिवेल कर रहा हो सकता है कैंसर मियाज्मा ट्रिगर करा और बाद में कोई सोरा, सिफिलिस, साइटोसिस को दूसरा मियाज्मा आके सुपर इम्पोज कर रहा हो। ऐसी, जैसे एस्थमा को देख लें, एग्जाम्पल देखें, एस्थमा कैसा, सोरिक एस्थमा भी हो सकता है, कभी हो गया, जैसी डस्ट आई, अटैक आ गया, थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, सांस ले ली, खुल के चले गए, ठीक हो गए। ट्यूबरकुलर वाला एस्थमा वर्सनिंग एस्थमा होता है, जो कभी हो जाता है, बहुत ज्यादा हमें परेशान कर देता है, लंबे समय तक रहता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है, दवाई देते हैं, इंप्रूव हो जाता है। एक सोरा जो साइकोटिक जो एस्थमा होता है, वो बढ़ता ही चला जाता है, वो घटता ही नहीं है कभी भी, धीरे धीरे अंदर उसके अंदर डिपोजिशन, ब्लॉकेज, सीओपीडी और सीओएडी स्टार्ट हो जाते हैं। सोरा साइकोटिक, सोरा सिफिलिटिक में जो है डिजनरेशन भी हो जाते हैं, फाइजीमा और ये सब डेवलप हो जाएंगे, एटिलेप्टिक्सिस हो जाएगा। ऐसे ही आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस में साइकोटिक भी हो सकता है, साइकोसिफिलिटिक भी, जहां हमें डिजनरेशन ऑफ द बोन्स मिल जाएगा वहां साइकोसिफिलिटिक होगा, जहां केवल इन्फ्लेमेशन और ओवर ग्रोथ होंगी वहां हमारा साइकोटिक होगा, खाली इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आएंगे तो हमारा सोरिक होगा, और केवल डिजनरेटिव भी होगा कि कार्टिलेजी डैमेज हुई है केवल, तो हमारा सिफिलिटिक होगा। तो आर्थराइटिस कई तरीके का हो सकता है, इसलिए एक ही डिजीज कई सारे मियाज की वजह से डेवलप हो सकती है, तो ये इसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। अब देखें कि किसी की जेनेटिक टेंडेंसी क्या थी, किस डिजीज के लिए थी, ईपी जेनेटिक एक्टिवेशन हुआ किसी ट्रिगर की वजह से, बायोकेमिकल मियाज जो था उसने अपना मैनिफेस्टेशन किया, ऑर्गन को अफेक्ट किया, और क्लिनिकल पिक्चर हमारे सामने आ गई। दूसरी तरफ देखें, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी थी किसी के अंदर, या सप्रेशन ऑफ एक्जिमा को हुआ उसके बाद, तो सोरिक बायोकेमिकल इंस्टेबिलिटी आई, तो ब्रोंकियल लेयर में चला गया और उसको एस्मा डेवलप हो गया। यानी फैमिली हिस्ट्री तो एलर्जी की थी, और इस पेशेंट में सप्रेशन ऑफ एक्जिमा हुआ और उसने सोरा को एक्टिवेट किया, और उसने बायो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी स्टार्ट की, और साथ में क्या डेवलप हो गया, एस्मा डेवलप हो गया। तो कहाँ हम एक्जिमा सप्रेस कर रहे हैं और हमें एस्मा मिल रहा है, बहुत सारे केसेस, तभी हमारे सिम्टम है कि स्किन सिम्टम्स अल्टरनेट और को एग्जिस्ट विद एस्थमा। डिजीज में ऑल्सो शिफ्ट होरिजेंटली फ्रॉम वन मीयांस टू अनदर। अब ये भी बहुत बड़ी चीज है। थर्ड लेयर में अगर हम देखें, तो आज सोरा ने कोई इफेक्ट डाला था, तो जरूरी नहीं वो सोरा ही रहेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल हम चल रहे हैं। सोरा ने क्या करा, साइकोसिस में कन्वर्ट हो गया, या साइकोसिस सोरा में कन्वर्ट हो गया, या सिफिलिस में, या सिफिलिस कैंसर में कन्वर्ट हो गया। जैसे अब एग्जाम्पल ले, कोई भी ब्याज में कहीं भी एक्टिवेट हो सकता है या मिक्स भी हो सकता है। तो जैसे गैस्ट्राइटिस हुआ किसी को, तो सोरिक है, अब उसे अल्सर हो गया। गैस्ट्राइटिस सोरा से स्टार्ट हुआ, जब गैस्ट्राइटिस पुराना हुआ, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया, तो साइकोसिस बोल दें। तो पहले सोरा से स्टार्ट हो गई, साइकोसिस में चला गया। अब सिफिलिटिक में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, अल्सरेशन, अल्सरेटिव गैस्ट्राइटिस हो गई। अब क्या हुआ, उसके अंदर ग्रोथ शुरू हो गई और वो अनकंट्रोल्ड हो गई, तो क्या बन गया, कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा डेवलप हो गया, क्रॉनिक होते होते दिस इज कैंसर में आज। तो सोरा से स्टार्ट होकर साइकोसिस में गया, वहां से सिफिलिस में गया, वहां से कैंसर ज्यादा चला गया, यानी हमारा एक ही लेयर में प्रोग्रेशन हुआ, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेशन। इसे भी हमें डायग्नोस हमें ही करना। जैसे एक फैमिली हिस्ट्री थी किसी की डायबिटीज और कैंसर की, और उसका एक्जिमा सप्रेस हो गया पेशेंट का, और वो काफी ओबेज है, और उसके अंदर यूट्रस में फाइब्रॉइड भी है, तो कौन सा ब्याज मिलेगा हमें,
साइकोटिक म्यान था जिसमें कि लेटेंट कैंसर म्यान चला रहा था। कैंसर म्यान लेटेंट था जो फैमिली हिस्ट्री से आया था हमारे पास कैंसर की, तो वहां से एक म्यान लेटेंट पड़ा हुआ था और साइकोसिस से सुपर इम्पोज किया और एक इस तरह की कंडीशन बना दी कि वो बुरी तरीके से जो है इनक्योरेबल डिजीज की तरफ चला गया। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हेरिडिटरी टेंडेंसी क्या है पेशेंट की, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी फीटल हिस्ट्री, उसकी सारी हमारी डिटेल में जो है उसकी पर्सनल हिस्ट्री से पहले फैमिली हिस्ट्री वगैरह भी हमारे लिए नीड करो। फिर कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं जिसमें उससे सप्रेशन हुए हों या अल्ट्रेशन हुए हों या कोई ट्रिगर आया हो, कोई कॉजा ऑकेजनलिस मिल जाए कि मेंटल ट्रॉमा हुआ था, फिजिकल ट्रॉमा हुआ था, कोई लॉस हुआ था, कोई बीमारी आगे चली गई थी, कोई चोट लगी थी, कुछ भी हुआ था, या कोई चीज सप्रेस हुई थी, उसकी इमोशन सप्रेस हुई थी, एंगर सप्रेस हुआ था, कोई इरप्शन सप्रेस हुआ था, या कोई एस्थमा या कोई पर्टिकुलर चीज, फिर हमें उसका म्याज कौन सा म्याज डोमिनेंट है आज। और यहाँ पर एक चीज और देखनी पड़ेगी, डोमिनेंट म्याज के साथ साथ कोई अंडरलाइन लाइन जो उसका नीचे चलने वाला, साथ चलने वाला, या उसका रूट कॉज वाला कोई म्याज तो नहीं था, या उससे जस्ट पहले कौन सा म्याज एक्टिवेटेड था, हमें ये भी देखना पड़ेगा। फिर हमें कौन से टिश्यू चेंजेस होंगे, तो उसके लिए हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और टिश्यू में क्या क्या चेंजेस, यानी कौन कौन से डिजीजेस, कौन कौन से ऑर्गन्स में क्या क्या साइंटिफिक नाम वाली जिससे डायग्नोसिस, जिसे हम बोलेंगे, हम डायग्नोस करेंगे डिजीज डायग्नोसिस। फिर हम उसके विजुअल सिम्टम साइंस जो भी हमारे पास आते हैं फिफ्थ लेयर वाले, हम उनको एक्सेस करेंगे। तो क्या मिलता है, सिम्टम्स केवल ये सुपरफिशियल पिक्चर नहीं है, साइलेंट सिम्टम्स, ये डीपर बायोलॉजिकल पैरामीटर का जीन लेवल तक का पूरा जो एक इफेक्ट है उसका मैनिफेस्टेशन जो है, दैट इज साइलेंट सिम्टम। तो साइलेंट सिम्टम्स आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द डीपेस्ट जेनेटिक मैनिफेस्टेशन की जो उसकी पिक्चर है हमारी, वो निकल के बाहर आ रही है हनीमैन साहब ने भी। तो जितना डीपर लेयर में हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे विजुअल सिम्टम केवल सुपरफिशियल है तो एक ही लेयर में कोई प्रॉब्लम, टिश्यू लेवल तक गया थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ी, मियाजमेटिक लेवल तक चला गया तो क्रोनिक डिजीज हो गई, ऊपर तो एक्यूट डिजीज है पांचवें लेयर में या चौथी लेयर में, फिर थर्ड लेयर में मियाजमेटिक तक जाके हम बोलेंगे क्रोनिक डिजीज हो गई। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो ईपीजीनो जेनेटिक एक्टिवेशन अगर हो गया तो फिर वो डीप क्रोनिक डिजीज हो गई। इसके बाद हम चले गए जेनेटिक तक, वो इनक्योरेबल कंडीशन में चला गया। तो इंडिस्पोजिशन इज विजिबल सिम्टम लेयर 5 की डिजीज। और अगर कोई हल्का फुल्का कुछ टिश्यू में थोड़ा बहुत बुखार आ गया, कोई टाइफाइड ये हो गया, कोई हेपेटाइटिस हो गया, कुछ हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन, तो टिश्यू पैथोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज हो, वो भी हमारा सब एक्यूट डिजीज में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे हम डीप जाएंगे हम क्रोनिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्रोनिक डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी क्रोनिक डिजीज वो है जो हमारी डेथ तक हमें लेके जाएगी, जो क्योर ही नहीं होगी, वो हमारी लेयर 1 तक जो पहुंच जाएगी। अब हमें इतना समझ में आ गया कि जो न्याज में इसको हमने मॉडर्न कंसेप्ट में जो हमने समझने की कोशिश करी है, तो हमने ये समझा। अब हम आए लेयर 4 में, कि डायग्नोसिस, टिश्यू जहां अफेक्टेड है उसका डायग्नोसिस कैसे करें, फिर हम लीगल में चले गए। तो डायग्नोसिस इज द मेन नीड टू एंश्योर ए क्योर। सबसे पहले क्योर करने के लिए हमें डायग्नोसिस तो करना पड़ेगा। हम कैसे बताएंगे, हमारे पास टाइफाइड का पेशेंट आया था, हमने ये मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया, क्या ठीक किया हमने? हम सिम्टम थोड़ी बताएंगे, हमने उसके 100 सिम्टम या 50 सिम्टम लिए थे, वो सिम्टम डिसअपियर हो गए, नहीं। हम कहेंगे उसको टाइफाइड का पेशेंट आया था, मेरी दवा की 2 दिन में या 3 दिन में या एक खुराक में वो ठीक हो गया, तो टाइफाइड ठीक हो गया ना, डायग्नोसिस है टाइफाइड। ऐसी माइग्रेन का पेशेंट आया था, हमने दवाई दी, माइग्रेन ठीक हो गया, माइग्रेन ठीक हो गया, इंडिविजुअल ठीक हुआ है, लेकिन हमने माइग्रेन वर्ड बोला, तो हमें डायग्नोसिस से ही हम किसी को बता सकते हैं अपना। तो डायग्नोसिस का मतलब हो गया, दिस इज द आर्ट एंड एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिजीज फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स को, किसी के लक्षणों को हम इकट्ठा करें और उनको इकट्ठा करके ग्रुप बनाएं कि ये वाला जो साइन एंड सिम्टम्स, ये वाला जो लक्षणों का ग्रुप है, इसका मतलब टाइफाइड होता है, इसका मतलब मलेरिया होता है, इसका मतलब जॉन्डिस होता है, इसका मतलब इंसैनिटी होता है, इसका मतलब ओसीडी होता है, इसका मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है। जो भी होगा हम इस तरह के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। यही एलोपैथी में हम लोग कर रहे होते हैं। तो होम्योपैथी में हम, ये कोई नया आइडिया नहीं है कि डायग्नोसिस मैं आज बोल रहा हूँ, ये हमेशा से, इसका मैं आपको सबूत देता हूँ। क्लार्क साहब ने क्या लिखा, प्रिस्क्राइबर, द प्रिस्क्राइबर करके जीएच क्लार्क साहब की किताब है, उसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा है उन्होंने, इन मोस्ट केसेस देयर आर मोर रेमेडीज देन वन that will benefit, and if the exact minimum is not found, the next to that will give a measure of help. So the beginner need not abandon the idea as too difficult of attainment. Then there are many different kinds of similarity as well as of degrees, and every kind is available for the prescriber's use. There is similarity between drug and disease in organ affinity,
डिजीज इन ऑर्गन एफिनिटी, कौन से ऑर्गन में कौन सी डिजीज आई, तो इसकी सिमिलरिटी है हमारे पास। इन टिश्यू एफिनिटी, तो टिश्यू लेवल तक वो गए। इसके बाद देयर इज सिमिलरिटी ऑफ डायथेसिस, सिमिलरिटी ऑफ सेंसेशंस एंड कंडीशंस, all these and other kinds of likeness are available for the prescriber to find his correspondence in। तो क्लार्क साहब ने क्लियर कट कहा है कि जो हमारी सिमिलरिटीज हैं, हम साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर खाली मेंटल्स मिला लें, फिजिकल जर्नल्स मिला लें, मेंटल एंड फिजिकल जर्नल्स मिला लें, रेयर पर्टिकुलर्स के बेस पर, की सिम्टम के ऊपर, हेडलाइन सिम्टम्स के ऊपर, क्लिनिकल सिम्टम के ऊपर, ऑर्गन अफेक्शन, ऑर्गन एफिनिटी के ऊपर कि ये वाली चेल्युडिज्म तो लिवर पर एक्शन ज्यादा अच्छा करती है, परवरिश गॉल ब्लैडर पे और किडनी के लेफ्ट साइड की किडनी के स्टोन में ज्यादा अच्छा काम करती है। यानी गॉल, हमारा गॉल ब्लैडर लिवर राइट साइड का और लेफ्ट साइड की किडनी हमारी परवरिश वल्गरिस होगी। तो उन्होंने इस तरीके से उसको कंसाइज करने की कोशिश की थी। क्लार्क साहब ने कहा था उस समय कि हमें टिश्यू और ऑर्गन्स के बेस पर भी रेमेडी को डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलरिटी हमारे पास है। अब पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेडिका, विलियम बोरिक साहब की किताब सबकी टेबल पर होती है। तो उसके 9th एडिशन का अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, प्रीफेस पढ़ेंगे, तो वहां क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेशन ऑफ द यूजलेस में ग्रेजुअली टेक प्लेस विद द ग्रोथ ऑफ एक्यूरेट फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल नॉलेज। जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी, हम अपनी मेटेरिया मेडिका में से यूजलेस और फालतू के जो सिम्टम्स हैं उनको हटाते जाएंगे, पैथोलॉजिकल नॉलेज बढ़ते बढ़ते। ये बोरिक साहब ने कहा था। एक्यूरेट फिजियोलॉजिकल नॉलेज मिलने पर और पैथोलॉजिकल नॉलेज मिलने पर हम यूजलेस सिम्टम्स को हटा देंगे। कि अगर हमने टाइफाइड लिख दिया या हमने जॉन्डिस लिख दिया तो स्किन तो पीली मिलेगी जॉन्डिस में। अगर हमने किसी को ये लिखा कि इसको पायरेक्सिया हुआ है, पायरेक्सिया में टेम्परेचर तो बॉडी का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गैस्ट्रोएंटराइटिस में गैस्ट्रिक और आंतों के जो सिम्टम है, उल्टी दस्त, ये सिम्टम तो आएंगे ही आएंगे। तो हमें वॉमिटिंग और उसको नहीं लिखना, हमने गैस्ट्रोएंटराइटिस देखा, इट मीन सफिशिएंट, तो उसको वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस हो रहे हैं। उनका टाइप क्या है, उनका करेक्टरिस्टिक मोडलिटीज क्या है या कॉन्कोमिटेंट है, ये हम डिफाइन करें। The vast and extremely elaborated text in the available books of homeopathy often causes difficulty for the beginners as well as to practitioner running short of time for reading, revising, and applying. Now, we should eliminate insignificant background and ornament from remedy portraits. तो क्या कहते हैं बोरिक साहब कि हमारी जो मेटेरिया मेडिका में या जो हमारा लिटरेचर है उसमें बहुत सारे बड़े बड़े सिम्टम्स करके हमने बहुत लंबा चौड़ा लिटरेचर लिखा है, उनको सजाया गया है, जैसे कहते हैं ऑर्नामेंट। हमने रेमेडी पोर्ट्रेट में बहुत ऑर्नामेंट यूज किया, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। तो जो फालतू की चीजें उनको हटाएंगे और केवल काम की चीजें उस पर रखेंगे। समय के साथ जब हमें पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी की नॉलेज बढ़ेगी, ये किस समय लिखा था, बहुत साल पहले, और आज हम उस नॉलेज में हैं, तो हमें उसको मॉडिफाई करना। इंटेंशन मस्ट बी एसेंशियली to reduce the bulky and difficult text of Materia Medica into very simple and easy to understand Materia Medica and universal medical terminology. Even yani diagnosis. Diagnosis is the identification of nature of illness or other problem by examination of the symptom. तो क्या कहते हैं कि इंटेंशन किस चीज पर आनी चाहिए, जो बल्कि मेटेरियल, डिफिकल्ट टेक्स्ट मेटेरियल मेडिका में इतनी लंबी लंबी रेमेडीज लिखी पड़ी है, 20-20, 100-100, 50-50 पेज की या 4-4 पेज की, उनको हमें घटा के बहुत शॉर्ट में कर लेना चाहिए। डायग्नोस्टिक वर्ड इस्तेमाल करो। तो ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये बोरिक साहब के वर्ड्स मैंने आपको बताए। मैं इसको थोड़ा सा छोड़ूंगा नीचे, बहुत लंबा हो जा रहा है। तो डायग्नोसिस वर्ड ये जो है हमेशा से चला आया है और हमें भी आगे इसमें बढ़ना चाहिए। और हनीमैन साहब ने भी लिखा था व्हाट इज क्यूरेबल इन डिजीज, वो भी डायग्नोसिस ही पता लगेगा क्या है। अब ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन को अगर हम मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन, एलोपैथी इसलिए बोल देते हैं, हम अगर इसमें दोनों को कोरिलेट करें तो क्या होगा। ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन क्या है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम क्या सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं या समझ सकते हैं कौन से साइंटिफिक टूल्स जो हमारे पास हैं, जो लॉज हमारे पास हैं, जो किसी बीमार आदमी को ठीक करने के लिए विदाउट फेलियर, बिना फेल हुए हम किसी को ठीक कर सकें, उनमें कौन से नियम हमें लगाने हैं, कैसे हमें उसको पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे हमें समझना है, ये हमारा ऑर्गेनोन मेडिसिन समझाता है। और मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन में क्या है, दिस इज आर्ट ऑफ ट्रीटिंग द सिक विद डायग्नोजिंग एंड एनालाइजिंग द फिजियोपैथोलॉजी ऑफ सिकनेस। अगर किसी पेशेंट की पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी को हम ढूंढ लें और उसके हिसाब से हम वो इंस्ट्रूमेंट यूज करें या मेडिसिन यूज करें जिससे कि पेशेंट को हम नॉर्मलाइज कर सकें। कोई कीटाणु आ गया है, उस कीटाणु नाशक दे दें, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो भी कुछ आया है, रिकेट्स या पैरासाइट, हम उसको मार दें। या कोई चीज कम हो गई है बॉडी में, उसको हम पूरा कर दें। कोई ज्यादा हो गई, उसको हम हटा दें। हटाने के तरीके, उसको हम किसी और केमिकल में कन्वर्ट कर दें या उसको हटाने के सर्जरी का इस्तेमाल कर लें। ये जो भी कुछ कर सकते हैं, ये हमारा मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन कहलाता है। तो ऑर्गेनल मेडिसिन को अगर हम मॉडर्न टूल्स के साथ इंटीग्रेट करें और केवल उतने टूल्स जो हमें लीगली हमें अलाउड है,
हम ये नहीं कहते कि हम होम्योपैथ है तो हम क्रॉसपैथी कर लेना। जो एक नेचुरली होना चाहिए, अगर हम वो समझ पाते हैं, डायग्नोसिस करके समझ पाएंगे, तो हम बहुत अच्छा क्योर दे सकते हैं। तो हमें डिपेंडेंसी भी दूसरे सिस्टम पे कम हो जाएंगी। तो ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन ने सबसे क्लियर एक्सप्लेन किया है कि जो फैक्ट्स हैं हमारे और उनके बारे में, और उसने हमें ये भी सिखाया है कि कैसे हम एक मॉडर्न डॉक्टर की तरह से एक हम व्यवहार कर सकते हैं, केवल स्वीट पिल मिरेकल मैन की तरह से नहीं कि मीठी गोली खिला के चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं, हम साइंटिफिक तरीके से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर रहे हो। हमें ऑर्गेनोन ने ये भी समझा है। थर्ड एडिशन देखें ऑर्गेनोन का, तो उसमें वो सॉरी थर्ड अफोरिज्म देखें, सिक्स्थ एडिशन ऑफ द ऑर्गेनोन में। तो a true practitioner of the healing art adapts what is curative about each medicine, what is disease in individual to ensure their recovery. Removing obstacles to recovery will help sustain the restoration of the health. अब इसमें सारा कुछ आए, मेडिसिन में क्या क्यूरेबल है, फार्माकोलॉजी की पूरी नॉलेज चाहिए, डिजीज क्या है इंडिविजुअल के अंदर, उस डिजीज को देखना पड़ेगा, और कितनी रिकवरी और कैसे रिकवरी और कहाँ तक की रिकवरी हम कर सकते हैं, और कोई ऑब्स्टिकल है तब भी हम डायग्नोस करके उसको ढूंढ पाएंगे, उस डायग्नोसिस करके हम उस ऑब्स्टिकल को भी हटाना है, तभी हम रिस्टोर कर पाएंगे पेशेंट को। हैनीमैन साहब ने थर्ड अपोरिज्म लिख दिया। 71 में क्या लिख दिया कि फिजिशियन कैसे जाने की उसको, हाउ इज द फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट इज नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज। डॉक्टर को कैसे पता चले कि उसको पेशेंट के अंदर क्या चीज है, उसको क्या परेशानियां, उसको कैसे ठीक करें। हाउ is he to gain a knowledge of the instruments adapted for the cure of the natural disease, the pathogenic power of the medicine। वो ये भी कहते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें जो यूज करने हैं डायग्नोसिस करने के लिए, और खास तौर से जो पैथोजेनेटिक पावर ऑफ द मेडिसिन खास तौर से वो भी, तो ये भी हमें चाहिए। तो डायग्नोसिस करना है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एम्प्लॉइंग these artificial morphic agent or medicine for the cure of the natural disease। हम कैसे जो हमारी आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करने वाली जो डायनामिक रेमेडीज हैं, हम उन्हें अप्लाई कैसे करें नेचुरल डिजीज को ठीक करने के लिए, ये भी तो 71 में उन्होंने ये भी लिखा है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक पिक्चर आप बड़े ध्यान से देखिए। ये एक किसी सिटी का कोई चौराहे का या तिराहे का या किसी रास्ते का फोटोग्राफ है। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, कहीं मेरे ख्याल से मस्जिद का बुर्ज भी दिख रहा है, इसमें होटल्स भी दिख रहे हैं, लाइटिंग्स बहुत अच्छी हैं, और एक्जोटिक रूफटॉप रेस्टोरेंट लिखा हुआ है कि क्लब लिखा हुआ है कि कुछ लिखा हुआ है, और कुछ होटल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक चीज मान के चलिए किसी ने हमें नॉलेज दी है, हमने मैथमेटिका पढ़ी, हमने पैथोलॉजी पढ़ी, या टेक्स्ट बुक मेडिकल साइंस पढ़ी, या कुछ भी पढ़ा, तो हमें अगर हमें पता है ये पढ़ा हुआ है तो हम बता देंगे वहां का सीन है। या वो बता पाएगा जिसने इसको देखा है, इसका अनुभव किया है, इसका उसका एक्सपीरियंस क्या है, यानी किससे, या तो हमें नॉलेज से आएगा या एक्सपीरियंस से आएगा। तो जिसने इसको देखा था वो बता देगा। अभी मैं नहीं बता पा रहा, अभी मैं इसको और आगे देखता हूँ, इसको थोड़ा और जूम करके दूर से फोटो लिया गया। अब ये देख के लगता है कि हाँ ये बहुत बड़ा सिटी है, और ये जो है 3 रास्ते इसमें जा रहे हैं, और ये मैं चूंकि यहाँ जा चुका हूँ, या मुझे किसी ने बताया था कि ये वाली जो जगह है जहाँ पर ये वाला होटल है या ये वाली बिल्डिंग है, ये दिल्ली का पहाड़गंज है, ये मुझे पता है, यानी दिस इज पहाड़गंज। तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, इसके बारे में मैंने सुना था, इसको मैंने कभी देखा भी था, फिर मैंने रिकॉल किया, तब मुझे पता चला कि हाँ इसको मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था, यानी ये वो डिजीज है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर रेमेडी है, क्योंकि रेमेडी मैंने पढ़ी भी थी और रेमेडी मैंने यूज की थी, तो मुझे पता है ये रेमेडी, इसको रेमेडी मान लीजिए, दिस इज पहाड़गंज। अब आइए इसको देखिए, इस इमेज में कुछ क्लूज मिलते हैं। ये भी कोई बड़ा शहर है, बहुत चौड़ी सड़क है, 6 लेन से ज्यादा दिख रही है, लेकिन इसकी आगे वाली बस में क्लियर कट बांग्ला में लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं तो बंगाली जगह है। पीली बिल्डिंग, बड़ा पुरानी बिल्डिंग है, किस जमाने की होगी। ये सब देख के कोई, अरे अच्छा ये तो मैं एक बार गया था वहां पर, ये तो जो है बड़ा बाजार है हावड़ा का। बिल्कुल करेक्ट, हावड़ा का बड़ा बाजार का फोटो है। लेकिन कब है, जब हमने इसको पूरा रिसर्च किया हुआ है, हमने वहां गए थे, या हमें किसी ने बताया था अगर ये है, या कोई आया था, फिर मैं गया था, आप तो नहीं गए, मैं गया था, मुझे पता है कौन सी क्या चीज है, हमारे गुरु ने हमें बताया कि ये चीज है। तो ये चाहे इसे रेमेडी मान ले, चाहे इसको डिजीज मान ली। तो इसको हमने इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या क्या किया, इसमें देखा बांग्ला में लिखा है जो भी कुछ है, आगे देखिए। इसमें देखती हम बता रहे हैं, इसमें एक ताजमहल दिखाई दे रहा है, इधर एक छोटा किला दिखाई दे रहा है, लाल किला दिखाई दे रहा है। ये ताजमहल है तो ये आगरा का होगा, रेयर पेक्यूलियर, यानी किसी डिजीज का सिम्टम है, रेड लाइन सिम्टम हमें मिल गया, रेमेडी का रेड लाइन सिम्टम मिल गया कि ये क्योंकि ताजमहल है, ये आगरा है। आगे लाल किला दिखाई दे रहा है, झंडा दिख रहा है, इसके ऊपर तिरंगा, इधर मंदिर दिख रहा है, तो चांदनी चौक की साइड से फोटो लिया गया होगा, ये जरूर ही दिल्ली है, या दिल्ली का भी लाल किला है। हमने बिल्कुल एक्यूरेट रेमेडी हमने बता दी कि ये पर्टिकुलर रेमेडी है, ये इस पोटेंसी में है, या ये वो डिजीज है जिसकी स्टेज है, क्योंकि हमें ये अनुभव है, क्योंकि ये बहुत कॉमन, ये पॉलीक्रस्ट है, क्योंकि लाल किला सबको पता होता है। और
जामा मस्जिद पता होती है, या अपना ताजमहल सबको पता होता है, कुतुब मीनार पता होती है, यानी कॉमन रेमेडीज, कॉमन डिजीज सबको पता होती है। लेकिन जहाँ रेयर की बात आती है वहां हम फंस जाते हैं, वहां में। अब ये देखिए रेयर में कहने को, कोई बहुत बड़ा सिटी दूर से फोटो लिया, कैसे बताएंगे बम्बई है, अमृतसर है, दिल्ली है, नोएडा है, या फिर कोई फॉरेन का है, हमें नहीं पता। इतने कम सिम्टम पे हम नहीं बता सकते। और इन्वेस्टिगेट किया, क्या पता लगा, एक जगह ग्रेटर नोएडा लिखा हुआ है बीच में, देखते ही पता लग गया, रेयर पिकुलियर की नोट सिम्टम आ गया, या डिजीज डायग्नोसिस आ गई। एक्सरे वाले ने या सीटी स्कैन वाले ने या ब्लड टेस्ट वाले ने क्लियर कट लिख दिया इसको, ये डिजीज है, डायग्नोसिस। और कंफर्म किया, नॉलेज पार्क है, और सेकंड पेज का है, और उसमें जो है हमें कंफर्म है कि जो है नोएडा का सीन। ऐसे ही आर्ट ऑफ फोकस देखिए, ये मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिए, ये डायग्नोसिस करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम रेमेडी पढ़ते हैं उसको अनुभव करते हैं, तभी हमें वो चीज याद रह सकती है। तो एक्सपीरियंस अपना हो या दूसरे से सुना हुआ हो या पढ़ा हुआ हो, उसको कंपाइल करना पड़ेगा, और उसमें भी करेक्टरिस्टिक्स ढूंढ के रखने पड़ेंगे। अब जैसे ये पांडवों के समय का एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, आर्ट ऑफ फोकस। जब पेड़ पर बैठी चिड़िया की आंख में तीर मारना था, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब कहा, तो एक शिष्य बोलता है, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पर पत्तियां हैं, ये है, झोपड़ी है, वहां पर और भी लोग खड़े हैं, एक चिड़िया भी बैठी है। बोले ठीक है जाओ। दूसरा आया, बोला हाँ मुझे एक चिड़िया तो दिख रही है। बोले तुम भी जाओ। अर्जुन जब आए तो उनका, मुझे एक आंख दिखाई दे रही है वहां पर। उनका मारो आंख पे तीर का। यानी बिल्कुल सटीक वही चीज हमें डायग्नोस करनी है जो हमें चाहिए। तो हमारा पेशेंट जब सामने आता है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे मतलब की चीज क्या है इसके अंदर, हम किस चीज से रेमेडी निकाल सकते हैं, किस चीज से रेमेडी की पोटेंसी डिसाइड कर सकते हैं, और इसकी डिजीज कौन सी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये डायग्नोसिस हमारा मेन होना चाहिए। तो आजकल जो डायग्नोसिस की हमें जो सबसे बड़ी जरूरत है, पेशेंट आके पूछता है, डॉक्टर डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या है। तो हम क्या कहेंगे कि आपको कोई डिजीज थोड़ी, आपको तो साइन एंड सिम्टम्स ये हैं। हम साइन एंड सिम्टम ट्रीट करते हैं, डिजीज थोड़ी ट्रीट करते हैं, हम तो सिर्फ इंडिविजुअल को ट्रीट करते हैं। तो पेशेंट हमें छोड़ दो सर, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, पढ़े लिखों का समाज आ चुका है, तो हमें पेशेंट को उसका सेटिस्फेक्शन के लिए नाम बताना पड़ता है। और डायग्नोसिस गलत बताएंगे और किसी दूसरी जगह डायग्नोसिस कहीं और निकला, तो वो हमारी तो बदनामी करेगी, करेगा, हमारी पूरी फ्रेटर्निटी, होम्योपैथ्स की बदनामी सबकी एक साथ कर देगा कि होम्योपैथी वालों ने तो गलत डायग्नोसिस दिया। एक की गलती से सारी फ्रेटर्निटी, पूरा वर्ल्ड बर्बाद होता है। तो हमें पेशेंट को समझाने के लिए भी चाहिए बीमारी की डेप्थ क्या है, उसका नेचर कैसा है, उसका आगे प्रोग्नोसिस क्या है, और उसको आगे क्या होने वाला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम कर भी सकते हैं या हमें रेफर करना है, ये सारी की, या किसी चीज की हेल्प लेनी है, ये सारी की सारी चीजें हमें डायग्नोसिस से ही मिलेंगी। फिर कौन सी रेमेडी हमें यूज करनी है, सुपरफिशियल रेमेडी देनी है, डीप रेमेडी देनी है, डीपर रेमेडी, डीपेस्ट रेमेडी, कौन सी पोटेंसी, लोएस्ट पोटेंसी, हाईएस्ट पोटेंसी, क्या रिपीटिशन, ये डायग्नोसिस से हमें पता चलेगा। और डायग्नोसिस के बाद ही हम बता पाएंगे कि आपको कितने दिन में आप ठीक हो जाओगे, या ठीक नहीं होगे, या कितना ठीक होगा। हनुमान साहब की मैं रिवाइज ज्यादा नहीं करूंगा, 8:15 तो हो गए। तो इसमें जो उन्होंने अपने अफोरिज्म 3, 4, 5, 6 और 7 में लिखा कि मेंटेनिंग कॉज निकालना है, डायग्नोसिस कैसे बनाना है, इसके बाद मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन नहीं करनी है, डिजीजेज आर द टोटलिटी ऑफ परसेप्टिबल सिम्टम, जो अफोरिज्म 6 में लिखा था। तो हम डिजीज डायग्नोसिस सिम्टम से भी करेंगे, साइन एंड सिम्टम से, और इन्वेस्टिगेशन से भी करेंगे। और उसके बाद टू क्योर यू ओनली नीड टू ट्रीट द टोटलिटी, नॉट एसिम्टोमेटिक पेशेंट, सिंगल सिम्टम इज नॉट द डिजीज। सही बात है, एक सिम्टम डिजीज नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिंड्रोम ऑफ द सिम्टम इज द डिजीज, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो डायग्नोसिस क्यों चाहिए, केस सेलेक्ट करने के लिए कि ये केस हमारे मतलब का है या रेफरल का है, कि हमें ऐसा ना हो कि मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हमारे पर लग जाए, हम किसी छोटी सी गांठ को या ट्यूमर को या किसी अल्सर को नॉर्मल अल्सर मान के या गांठ मान के चलते रहे, और वो मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाए, और कल को फिर हम कोर्ट में खड़े हों। तो ये हमारे इसमें कौन सी रेमेडी हमें देनी थी या नहीं देनी थी, क्या देना था, या हमें उसके लिए कोई मेडिको लीगली अपने आप को सेव करना था, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए डायग्नोसिस केस हम लेंगे भी या नहीं लेंगे, हमारे बस का है या नहीं, या उसमें केवल सर्जिकल रिमूवल तो नहीं है। अब धनीमान साहब ने कहा कि कॉज ऑफ जेनेलिस या मेंटेनिंग कॉज या टॉलिकॉजम, जो भी हम उसको रिमूव करना पड़ेगा। अब कॉज को रिमूव करने के लिए वो कॉज क्या हम रिमूव कर सकते हैं, किसी की आंख के अंदर एक कांच का टुकड़ा या कोई तिनका अंदर चला गया, तो क्या हम एलिजिबल हैं, या हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसके अंदर से निकाल सकें। हाँ, अगर ऊपर से दिख रहा है, हमने चिमटी से पकड़ के खींच के निकाल दिया, और पेशेंट की आंख में इन्फेक्शन हो गया, आंख खराब हो गया, ऑप्थेल्माइटिस हो गया, आंख गई, केस हो जाएगा। अभी चंडीगढ़ में डॉक्टर के एक्सपायरी के बाद और पेशेंट के भी एक्सपायरी के बाद, डॉक्टर के बच्चों ने मरे हुए पेशेंट के बच्चों को 30 लाख का कंपनसेशन दिया।
सुप्रीम कोर्ट से केस भी डिसाइड। तो फिर क्या होगा, यार होम्योपैथी वाले डॉक्टर ने तिनका निकाल दिया और उसकी आंख फोड़ दी, क्या होगा? तो हमें क्या करना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए। या इतना सुपरफिशियल ऐसी जगह पर स्किन में है तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है निकाल दिया कोई बात नहीं, पकेगा हम ठीक कर लेंगे। लेकिन सेंसिटिव एरिया में तो हमें सोचना पड़ेगा, या गोली लग गई या कोई चीज अंदर घुस गई तो हम कैसे निकालेंगे? तो सर्जन ही निकालेगा ना। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इस जो पॉज है उसका, उसे रिमूव कौन करेगा, हम करेंगे या हमारा सहयोगी करेगा। ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेगी। सांस नहीं आ रही, एक सिक्का निकल गया और सिक्का अंदर ब्रोंकस में जाकर फंस गया या लैरिंग्स में फंस गया, अब हम कैसे निकालेंगे? हम तो नहीं निकाल सकते ना हमारी साइनिस से निकालने जा रही है। उसके लिए ब्रोंकोस रिगिड ब्रोंकोस्कोपी से निकालना पड़ेगा और पल्मोनोलॉजिस्ट ही निकालेगा। तो हमें डायग्नोसिस पता होना चाहिए। अब प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए डायग्नोसिस चाहिए कि हमें करना क्या है। डायग्नोसिस करने के बाद ही तो हम डिसाइड करेंगे, अच्छा आपको देखो जॉन्डिस हो गया है, आपको घी चिकनाई कम खानी है, तला वाला नहीं खाना है, मिर्च मसाले कम खाने हैं, फल ज्यादा खाने हैं, ये करना है वो करना है। टाइफाइड हो गया है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, आपको फ्रूट ज्यादा खाने हैं, इस तरीके से आपको रहना है। अच्छा आपको मिल्क से एलर्जी है, आपको दूध नहीं पीना है, पनीर नहीं खाना है, स्पंज रसगुल्ला नहीं खाना है, दूध से बनी चीजें आपको बच के चलना है। हमें पता तो चलना चाहिए ना, डायग्नोसिस से तो हम बताएंगे। अब किसी पेशेंट को कोलेस्ट हाइपर लिपिडीमिया है, आपको फैट से बचना है, आपको लिपिड्स कम खाने को, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको ये परहेज करना पड़ेगा। ये डायबिटीज का पेशेंट है तो आपको शुगर नहीं खानी है, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने हैं, नहीं खाने। तो ये सब हमें कब पता लगेगा, जब हम डायग्नोसिस कर लेंगे, उसी से हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बनाएंगे कि ये तो आपको डाइटरी रेजिमेंट रहेगा। और ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होगा, कॉज रिमूव कर दिया हमने, कॉज रिमूव करने के बाद सबसे पहले तो हम आपका देखो ये सेव करेंगे, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इसके बाद हम इस पर जाएंगे, तो टोटलिटी जो हम बनाएंगे सिम्टम्स की, उसकी हायरार्की में बनाएंगे। तो जो मोस्ट नीडफुल इवेंट है पेशेंट की, सबसे ज्यादा बड़ी, उसको हम ज्यादा मार्किंग देंगे। पेशेंट तो आया है हमारे लिए माइग्रेन के लिए, हेडेक के लिए, और हम उसकी आई साइट ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे हो जाएगा, हमें पहले माइग्रेन और साथ में जुकाम भी है और साथ में पैर में एक्जिमा भी है। तो पहले तो हेडेक से परेशान है ना, पहला टारगेट हमारा हेडेक है। एक्जिमा भले ही बाद में ठीक हो जाएगा, हेडेक पहले ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास नहीं आएगा वो। तो हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कि हमें पहले क्या करना है, तो डिजीज की प्रोग्रेशन कैसे हुई थी और कैसे हुआ। तो पैथोलॉजिकल कंस्टिट्यूशनल टेंडेंसी का हमें आइडिया लग गया, मियाजमेटिक आइडिया लग गया, तो अब हमें रेमेडी का आइडिया। हम इसे क्यूरेटिव रेमेडी देंगे, सुपरफिशियल रेमेडी देंगे, डायनामिक रेमेडी कितनी देंगे, पोटेंसी कितनी देंगे, रिपीटिशन कैसे करेंगे, या डीपर एक्टिंग देंगे, या सिर्फ पैलिएशन करना है। पता लगा कि हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमें सिर्फ पैलिएशन के लिए पेशेंट हमारे पास आ रहा है। जैसा कैंसर हुआ था, हमने कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी करवाई थी, अब हमें दोबारा से इतने साल तक ठीक रहे, अब दोबारा से हो गया, अब डॉक्टर ने कह दिया दोबारा से हम कर नहीं सकते, अब आप घर ले जाओ। अब वो हमारे पास आता है, हम सब क्या करें, हम भी तो क्योर नहीं कर पा रहे ना, हम क्या करेंगे, हम पैलिएशन करेंगे ऐसे केस का। तो हमें डायग्नोसिस तो हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हमें ये सारी की सारी चीजें हमारे पास प्लान ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास होनी चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी के लिए, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, लिवर अफेक्टेड, लिवर की रेमेडीज देंगे, किडनी अफेक्टेड है, किडनी से रिलेटेड, स्किन अफेक्टेड है, स्किन से रिलेटेड रेमेडीज, इंटेस्टाइन अफेक्टेड है, उससे रिलेटेड रेमेडी। हमारी रेमेडी के तो सीट ऑफ एक्शन है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स के हिसाब से एक्शन करती है, हम उसी टाइप की तो रेमेडी उसको देंगे। जिसमें मेंटल डिजीज आएगी तो मेंटल सिम्टम ज्यादा वाली रेमेडी हम उसको देंगे। तो हमें ये डिसाइड करने के लिए भी, और उसके हिसाब से उसकी डेप्थ पता लगेगी तो पोटेंसी और रिपोर्टेशन डिसाइड होगा। फिर जनरल मैनेजमेंट, कि कैसे हम पेशेंट को डाइट समझाएंगे, कितना रेस्ट बताएंगे, कितनी एक्सरसाइज बताएंगे, स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है उसे एक्सरसाइज भी बताएंगे, हो सकता है सर्वाइकल ट्रैक्शन, लंबर ट्रैक्शन ये भी देना हो, या कोई हमें कॉलर सपोर्ट देनी है, बेल्ट देनी है, कुछ देना, ये भी हम डिसाइड करेंगे। प्रोफाइलैक्सिस देंगे कि भाई बहुत ज्यादा अभी कोविड फैला था तो सबने आर्सेनिक एल्बम 30 सबने लिया, या और भी कोई रेमेडी ली होंगी, तो बहुत सी सर ऐसी। सर जी, समय बहुत कम है तो थोड़ा जल्दी इसको वाइंड अप। बहुत जल्दी करो। इसके बाद हमें स्टेटिस्टिकल डाटा बनाना है कि किस चीज के कितने पेशेंट हमारे पास थे, हम वो डिसाइड करेंगे। अब छोटा सा एक टेबल में दिखा देता हूँ जल्दी से, कि ये चार्ट है, इसमें नीचे देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द बॉडी, फिर बायोकेमिकल रिएक्शन, फिर लिविंग टिश्यू, फिर कैटलिस्ट एंजाइम हार्मोन, फिर सेक्रेटरी ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फिर मास्टर ग्लैंड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस, हाइपोफाइजियल एक्सिस, फिर मेंटल सिम्टम्स, मेंटल एंटिटी। तो इसमें हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन लोएस्ट पोटेंसी जैसे 1x 2x 3x, बायोकेमिकल रिएक्शन में लोअर पोटेंसी 6x 12x 30x 12c वगैरह, लिविंग टिश्यू पूरे पे एक्शन के लिए मीडियम पोटेंसी 30x 200x, कैटालिस्ट एंजाइम के ऊपर डाइल्यूशन जैसे 200 वगैरह, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर 1m पोटेंसी हाई पोटेंसी, यानी मास्टर ग्लैंड्स के ऊपर या सीएनएस के ऊपर है तो और हाई 10m में चले जाएंगे, हाइपोथैलेमस वगैरह पे एक्शन कराएंगे तो और हाई 50m चले जाएंगे, और इन मेंटल एब्सोल्यूट मेंटल सिम्टम हो सकता है हम सीएम तक लीजिए। तो मैं क्या देखा, ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि
डायग्नोसिस की क्या वैल्यू है, हम इंडिविजुअलाइजेशन में कैसे हेल्प मिलेगी, क्या करेंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। फिर ये हमें लीगल सपोर्ट भी देता है। जब डायग्नोसिस लिख दिया हमने और उसके हिसाब से हमने ट्रीटमेंट किया तो हम लीगली बड़े स्ट्रांग है। वरना ये आता है भी आपने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराया था, कोर्ट पूछती है, तो हमने कराया था सर, ये डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट हमने दिया, सही आउटकम, या हमने उसको रेफर किया या हमने योग करा, ये हमारा इसमें हो गया। तो इससे इथिकल हमारी वो सारी की सारी टेंडेंसी क्लियर हो जाती है। तो डायग्नोसिस हमारे फिजिशियंस को गाइड करता है, इंडिविजुअलाइजेशन जो है हमारा पेशेंट को क्योर करता है। ये दोनों चीजें इंटीग्रेटेड करके इसको चलेगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया चैट बॉक्स में पूछे, और मैं वक्ता से भी अनुरोध करती हूँ कि वो उन सब का उत्तर दे। डॉक्टर सुभाष जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। आपको प्रणाम, कुछ पूछिए, कुछ हमें प्रकाश डालिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज प्लीज। सर, जैसे कि आजकल के जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि सबको स्किन का प्रॉब्लम इशू बहुत हो रहा है। तो उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे सोरियासिस या एक्जिमा, ये वो मतलब परेशान हो जाते हैं लोग, तो उस पे आप कुछ अगर बोलना चाहें तो। बिल्कुल मैं बोलूंगा इसके ऊपर। देखिए आजकल के जो स्किन मैनिफेस्टेशन, सिंपल मैनिफेस्टेशन कम है और क्रॉनिक और कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन ज्यादा है। जैसे पहले टीनिया हो गया, कॉर्पोरिस हो गया, क्रोरिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, सब हो जाते थे, बड़े आराम से हम ठीक कर लेते थे, बेसिलिन की खुराक दी, हेपेटाइटिस या ठीक हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लाइकन प्लेनस बहुत मिलेंगे, लाइकन प्लेनोपिलरिस बहुत मिलेंगे, सोराइसिस वल्गेरिस बहुत मिलेंगे, और एरिथीमा नोडोसम बहुत सारे मिल जाते हैं। इस टाइप के जो हमारे पास इसके लीजन्स हैं, कॉम्प्लेक्स लीजन्स बहुत मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है, मेंटल स्ट्रेस। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना स्ट्रेसफुल हो चुका है कि हमारा एपिजीनोम उससे अफेक्टेड हो जा रहा है। तो उसकी वजह से हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सारे के सारे हमारे जीन लेवल से अफेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही हमारा जेनेटिक लेयर अफेक्टेड में आती है, यानी लेयर 1, तो हमारे पास वो मैनिफेस्टेशन आते हैं जो जल्दी ठीक होने वाले नहीं होते, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट टू ट्रीट लीजन्स होते हैं। तो हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जंक फूड, हमारी जो लिविंग हैबिट्स हैं, हमारा जो ऑक्यूपेशन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्यों, सनलाइट हमें नहीं ले रहे, हम लगातार इंडोर्स में हैं, एसी में हैं,